नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी यानी भौतिक विज्ञान की शाखा स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। स्थिर यानी रुके हुए, स्थिर यानी रुके हुए, ठीक है। वैद्युतिकी यानी आवेश, वैद्युतिकी का अर्थ किससे है? आवेश से है। तो यहां से परिभाषा बन जाएगी अपनी स्थिर वैद्युतिकी की। तो स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों यानी रुके हुए आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों यानी रुके हुए आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। इसके पश्चात बात करें भी कौन कौन सी अन्योन्य क्रियाएं संभव हो सकती है, कौन कौन सी अन्योन्य क्रियाएं संभव हो सकती है या स्थिर वैद्युतिकी में हम किन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहले आता है आवेशन। आवेशन यानी चार्जिंग। आवेशन क्या हो गया? चार्जिंग, ठीक है। चार्जिंग यानी कोई अपने पास उदासीन वस्तु है, कोई क्या है? उदासीन वस्तु है, उसे क्या करना? आवेशित करना, ठीक है। उदासीन वस्तु को क्या करना? आवेशित करना। किसके अंतर्गत आता है? आवेशन के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात नंबर 2 पर आता है अपने पास स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल, ठीक है। यानी ये क्या हो गया? दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में अध्ययन करना। तो इसे कूलाम बल भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कूलाम बल। कूलाम बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने स्थिर विद्युत बल का नियम दिया था। उसी से इसका परिमाण जो है वो ज्ञात किया जाता है। परिमाण और दिशा जो है कूलाम के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कूलाम बल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके पश्चात बात करते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्ययन भी किस में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास विद्युत विभव। विद्युत विभव का अध्ययन भी किस में किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और इसके पश्चात अंत में अपने पास आता है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसका भी अध्ययन किस में किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मुख्य जो बात आती है, यानी ये सारी क्रियाएं हैं, चाहे आवेशन हो, चाहे स्थिर विद्युत बल हो, चाहे विद्युत क्षेत्र हो, विद्युत विभव हो, चाहे विद्युत धारिता हो, ये सारी क्रियाएं जो निर्भर करती है वो मुख्य राशि क्या है? अपने पास आवेश है। वो मुख्य राशि क्या है? आवेश यानी चार्ज है। क्या है? चार्ज। तो आवेश किसे कहेंगे, चार्ज किसे कहेंगे? यहां से हम लोग स्थिर वैद्युतिकी की शुरुआत करेंगे। आवेश देखिए, चार्ज बोला जाता है इसे इंग्लिश में, चार्ज। आवेश होता क्या है? आवेश किसी वस्तु का कोई गुण है। आवेश क्या है? किसी वस्तु का कोई गुण है, प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकती है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? आवेश कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? आवेश, चार्ज कहेंगे, ठीक है।
तो बात आती है भी इलेक्ट्रिक फील्ड कब उत्पन्न करती है कोई वस्तु, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कब उत्पन्न करती है। यहां से देखिए, यदि वस्तु क्या है, स्थिर है, यदि वस्तु क्या है, स्थिर है, रुकी हुई है, तो वो केवल क्या उत्पन्न करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करती है। तो केवल क्या उत्पन्न करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगी। ठीक है, इसके पश्चात बात करें, यदि वस्तु क्या है, गतिमान, यदि वस्तु क्या है, गतिमान है, यानी गति कर रही है, किसी निश्चित वेलोसिटी से एक निश्चित डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, तो इसका मतलब वो क्या उत्पन्न कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वो उत्पन्न करती है। ठीक है, हो गई बात क्लियर। यानी आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती है, उसे क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। यदि वस्तु स्थिर है, केवल रुकी हुई है, तो क्या उत्पन्न करेगी, विद्युत क्षेत्र ही, और यदि गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। ठीक है, अब बात आती है भी चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के द्वारा कैसे। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो है, यानी यहां से व्याख्या की जाती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ओरेस्टेड नामक एक वैज्ञानिक था, ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक था। ओरेस्टेड ने क्या बताया कि यदि किसी धारावाही परिपथ यानी ऐसा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट लें, ठीक है, जिसमें क्या हो, करंट फ्लो हो रहा हो, तो उस सर्किट के नजदीक यदि हम लोग चुंबकीय सुई लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, चुंबकीय सुई लेकर जाएंगे, तो चुंबकीय सुई जो है वो इस विद्युत धारा के प्रभाव से क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसी चुंबकीय प्रभाव के आधार पर ही जो आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब आता है अपने पास आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। आवेश जो है यानी चार्ज जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर 1 है अपने पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। ठीक है, नंबर 2 है अपने पास नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। ठीक है, धनात्मक आवेश क्या होगा, ऋणात्मक आवेश क्या होगा, देखिए चर्चा करते हैं। मान लिया अपने पास ये कोई वस्तु है, ये वस्तु क्या है, उदासीन है। मान लिया ये कोई वस्तु है, ये वस्तु उदासीन है। उदासीन होने का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है भी, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित कण, यानी ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिस पर ऋणात्मक आवेश हो। ठीक है, और प्रोटॉन जो है वो क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेशित कण होता है, धनात्मक आवेशित कण। ठीक है, दोनों पर आवेश का परिमाण जो है वो समान रहता है, तो दोनों पर आवेश का परिमाण जो है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इन दोनों पर आवेश का परिमाण रहता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। अब देखिए, ये जो वस्तु है इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या है, समान है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, तो अब यहां पर इसके पास यदि कुल आवेश की बात करें, यदि किसकी बात करें, कुल आवेश की बात करें, तो इस वस्तु पर कुल आवेश जो है वो कितना होगा, 0 होगा। कुल आवेश कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम ऋणावेशित किस प्रकार से बना सकते हैं और धनावेशित किस प्रकार से बना सकते हैं।
तो यदि मैं इसे इलेक्ट्रॉन दे दूं, इस वस्तु को क्या करूं, इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो इसके पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसका मतलब ये हो गया भी इसके पास ऋणात्मक आवेशित कणों की संख्या ज्यादा है, और ऋणात्मक आवेशित कणों की संख्या ज्यादा हो गई तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी भी, ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, और आवेश जो होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, ऋणात्मक आवेश कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि इस वस्तु से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, इस वस्तु से क्या करूं, इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तो इलेक्ट्रॉन निकालते ही अपने पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन हो जाएंगे किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। कहने का मतलब ये हो गया भी प्रोटॉन की संख्या जो है, धनावेशित कणों की संख्या जो है वो ऋणावेशित कणों की संख्या से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऋणावेशित कणों की संख्या से ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब है वस्तु जो है वो क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। धनावेशित हो जाएगी इसका मतलब है धनात्मक आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धनात्मक आवेशित हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो आवेश होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, धनात्मक आवेश कहेंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश। अब बात करते हैं आवेश के मात्रक की, यानी यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखिए आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक जो है, एसआई यूनिट्स में मात्रक जो है वो होता है अपने पास कूलाम। क्या मात्रक होता है, कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम जो है वो एसआई पद्धति का बड़ा मात्रक है। कूलाम क्या है, एसआई पद्धति का बड़ा मात्रक है। तो इसके स्थान पर छोटे मात्रक प्रयुक्त करेंगे। कौन कौन से, माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम यानी 10⁻⁶ कूलाम, नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम, पिको कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम। तो ये सारे छोटे मात्रक जो हैं वो एसआई पद्धति में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात बात करें भी सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होगा। सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक जो है, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक ईएसयू या फिर ईएमयू होता है। ईएसयू का पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक कूलाम आवेश जो है, एक कूलाम आवेश 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। इसे स्टेट कूलाम भी कहते हैं। ESU को स्टेट कूलाम या फिर फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रैंकलिन। स्टेट कूलाम भी कहते हैं इसे और फ्रैंकलिन भी कहते हैं ESU को। ठीक है, फिर बात करें EMU की, तो EMU का पूरा नाम होता है EMU का पूरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, और एक EMU जो है, एक EMU जो है वो 10 कूलाम के बराबर होती है। कितने कूलाम के बराबर होती है, 10 कूलाम के बराबर होती है। या फिर यूं कहें भी 3 × 10⁻10 3 × 10⁻10 ESU के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से स्पष्ट हो जाता है भी EMU जो है वो सीजीएस पद्धति में आवेश का बड़ा मात्रक है। EMU जो है वो सीजीएस पद्धति में आवेश का बड़ा मात्रक है। यानी एक कूलाम आवेश तो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, यानी स्टेट कूलाम के बराबर होता है। और एक EMU जो है वो 10 कूलाम आवेश के बराबर होता है, या फिर यूं कहें 3 × 10⁻10 ESU के बराबर होता है, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन के बराबर होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आवेश के सबसे बड़े मात्रक की। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है अपने पास फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। और एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं।
एक फेराडे में कितने कूलम आवेश होते हैं? 96,500 कूलम आवेश एक फेराडे में होता है। तो फेराडे जो है वो आवेश का क्या है? सबसे बड़ा मात्रक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फेराडे है। होगी बात क्लियर? तो दोबारा देखिए, ऐसा पत्ती मात्रक क्या होगा? कूलम। सीजीएस पत्ती मात्रक ईएसयू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर ईएमयू यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक ईएसयू जो है वो 3 × 10⁹ ईएसयू के एक कूलम जो है 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होगा। ठीक है, और ईएमयू जो है वो 10 कूलम के बराबर होगा, या 3 × 10⁻10 ईएसयू के बराबर होगा। ईएसयू को स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो क्या होता है? फेराडे होता है। होगी बात क्लियर? अब बात करें आवेश के डायरेक्शनल फॉर्मूले की, यानी विमीय सूत्र की। आवेश का विमीय सूत्र, तो देखिए विमीय सूत्र जो है विद्युत धारा की परिभाषा से देखें। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर, यानी I = Q/T। I = Q/T। तो Q क्या आ जाएगा? IT। Q क्या आ जाएगा? IT। I यानी धारा, धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। T यानी समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। और ये हो गया कूलम। तो कूलम जो है वो एम्पियर इंटू सेकंड के इक्वल है। एम्पियर इंटू सेकंड के इक्वल है। तो इसका डायरेक्शनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M0 L0 T1 A1। ठीक है, M0 L0 T1 A1 जो है वो क्या होगा? चार्ज का, आवेश का डायरेक्शनल फॉर्मूला हो जाएगा। होगी बात क्लियर? इसके पश्चात बात करते हैं हम लोग आवेश के गुणधर्म की, यानी आवेश में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। आवेश की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले आवेश का आता है योज्यता का गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म है? योज्यता का गुणधर्म। योज्यता का गुणधर्म जो है वो क्या कहता है? भी कोई वस्तु पर कुल आवेश जो है, किसी वस्तु पर कुल आवेश, मान लिया ये कोई वस्तु है, इस पर विभिन्न कण है, इसके इस पर आवेश मान लिया Q1 है, इस पर मान लिया Q2 है, इस पर मान लिया Q3 है। ठीक है, ऐसे ये N कण मान लिया, तो इस पर मान लिया आवेश क्या है? Q1 है। तो इस वस्तु पर जो कुल आवेश होगा, इस वस्तु पर कुल आवेश जो होगा वो इन सभी के योग के तुल्य होगा, यानी Q1 + Q2 + डैश से Qn। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश उसके कणों पर आवेश के योग के तुल्य होगा, यानी किसी वस्तु पर कुल आवेश जो है उस पर कणों के आवेशों के योग के तुल्य होगा। इसे क्या कहते हैं? आवेश का योज्यता का गुणधर्म कहा जाता है। ठीक है, यानी यदि मान लिया जाए भी इस वस्तु पर कुल, इसके कणों पर कुल आवेश का योग जो है वो शून्य आ जाए, मान लिया कितना आ गया? शून्य आ गया, इसका मतलब ये वस्तु क्या है? विद्युतीय रूप से उदासीन है। क्या है? वस्तु विद्युतीय रूप से उदासीन है। और ऐसे पदार्थ जो विद्युतीय रूप से उदासीन हो, ऐसे पदार्थ जो विद्युतीय रूप से क्या हो? उदासीन हो, कहने का मतलब है जिन पर या उनके कणों के कुल आवेश का योग क्या हो जाए? शून्य हो जाए, या वस्तु पर कुल आवेश क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो ऐसे पदार्थों को बोला जाता है परावैद्युत पदार्थ। क्या बोला जाता है? परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, इंसुलेटर्स बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे अपने पास? जैसे मान लिया प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स हैं, परावैद्युत पदार्थ हैं। इन पर आवेश का कुल योग जो है वो क्या रहता है? शून्य रहता है। ठीक है, तो आवेश का योज्यता का गुणधर्म क्या कहता है? किसी वस्तु पर कुल आवेश उसके कणों पर आवेशों के योग के तुल्य होगा। ठीक है, ये है अपना पहला गुणधर्म आवेश का योज्यता का गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म है आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता। निश्चरता का अर्थ है भी आवेश जो है वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश जो है वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब यह है भी वस्तु यदि विरामावस्था में है, उस समय मान लिया आवेश कितना है? Q आवेश है। वस्तु विरामावस्था में है तो आवेश कितना मान लिया? Q आवेश। तो गतिमान अवस्था में यदि वस्तु होगी, यानी वही वस्तु क्या करने लग जाए? गति करने लग जाए, तो उस पर भी आवेश कितना रहेगा?
क्यू ही रहेगा। यानी वस्तु विरामावस्था में हो मतलब रुकी हुई है तो आवेश क्यू है, तो गतिमान अवस्था में भी आवेश क्या रहेगा, क्यू रहेगा। यानी वस्तु का वेग चाहे परिवर्तित हो जाए लेकिन आवेश क्या बना रहेगा, समान बना रहेगा। इसे बोलते हैं आवेश की निश्चलता। लेकिन एक होता है विशिष्ट आवेश। क्या होता है, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश होता क्या है, विशिष्ट आवेश जो है वो वस्तु के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात होता है। वस्तु के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जो है, वस्तु के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जो है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट आवेश बोलते हैं। और ये विशिष्ट आवेश जो है ये वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। यानी यदि वस्तु का वेग बढ़ेगा, यदि वस्तु का वेग बढ़ेगा तो विशिष्ट आवेश यानी इसे QM से लिखते हैं, तो विशिष्ट आवेश QM का मान जो है वो क्या होगा, घटेगा। यदि वेग बढ़ेगा तो विशिष्ट आवेश का मान घटेगा, और यदि वेग घटेगा तो विशिष्ट आवेश का मान बढ़ेगा। विशिष्ट आवेश का मान क्या होगा, फिर बढ़ेगा। इसे QM से लिखा जाता है। ठीक है, होगी बात क्लियर। तो विशिष्ट आवेश है वो जो है वेग पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य आवेश जो है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसे बोलते हैं आवेश की निश्चलता का गुणधर्म। आवेश संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत है क्या? आवेश संरक्षण सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था जी? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया भी कोई भी वस्तु पर कुल आवेश जो है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है। यानी कुल आवेश जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समीशन Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, नियत। यानी कोई वस्तु पर कुल आवेश जो है वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, या फिर यूं कहें वस्तु के कुल आवेश को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे मान लिया अपने पास है कोई अंबर, अंबर नामक पदार्थ है, कोई अंबर, और एक है अपने पास उन्नी वस्त्र। अंबर और उन्नी वस्त्र है, इन दोनों को हमने परस्पर रगड़ा, इन दोनों को परस्पर रगड़ा एक दूसरे के साथ। तो रगड़ने पर क्या होगा, मान लिया प्रारंभ में ये दोनों क्या थे, उदासीन थे। प्रारंभ में दोनों क्या थे, उदासीन थे। ठीक है, अब मान लिया भी ऊन जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन आवेश से धनावेशित होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। उन्नी वस्त्र जो था वो 20 इलेक्ट्रॉन आवेश से क्या हो गया, धनावेशित हो गया। ठीक है, तो अंबर क्या हो जाएगा, उतने ही परिमाण के आवेश से, यानी उतने ही परिमाण के आवेश से ऋणावेशित हो जाएगा। 20 इलेक्ट्रॉन आवेश से क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ऊन यदि धनावेशित हो रही है तो अंबर क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और दोनों वस्तुओं पर कुल आवेश जो है वो क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वस्तुएं दोनों प्रारंभ में क्या थी, उदासीन थी। प्रारंभ में क्या थी, उदासीन थी। तो कहने का मतलब यह है भी आवेश जो प्रारंभ में था वही क्या प्राप्त हो रहा है, अंत में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आवेश सदैव क्या रहा, संरक्षित रहा। यही आवेश संरक्षण सिद्धांत कहता है। और ये ऐसा सिद्धांत है जिसका कोई अपवाद नहीं है। आवेश संरक्षण सिद्धांत का कोई अपवाद नहीं है। इसी सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत और संवेग संरक्षण सिद्धांत जो है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत और संवेग संरक्षण सिद्धांत की भी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, इसके पश्चात आवेश संरक्षण सिद्धांत जो है वो चाहे अपनी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, चाहे केमिकल रिएक्शन हो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्शन और चाहे क्या हो, केमिकल रिएक्शन हो, आवेश संरक्षण सिद्धांत इन दोनों पर भी क्या है, लागू होता है, समान रूप से लागू होता है। ठीक है, होगी बात क्लियर। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है भी आवेश हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, यह था अपना आवेश संरक्षण सिद्धांत। नंबर 4 है अपने पास आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज यानी आवेश का क्वांटीकरण।
क्वांटीकरण होता क्या है? क्वांटीकरण का अर्थ देखिए, कोई राशि जो है, यदि कोई राशि छोटे छोटे बंडल्स अथवा पैकेट्स में पाई जाए, छोटे छोटे बंडल्स अथवा पैकेट्स में पाई जाए, ठीक है, यानी कहने का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में यदि पाई जाए, तो उस राशि को बोला जाता है क्वांटीकृत राशि। उस राशि को क्या बोलते हैं? क्वांटीकृत राशि बोलते हैं। और उस क्वांटीकृत राशि का सबसे छोटा टुकड़ा जो होता है, सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा जो होता है, उसे बोला जाता है क्वांटम। उसे क्या बोला जाता है? क्वांटम। यानी ऐसी भौतिक राशि जो छोटे छोटे बंडल्स अथवा पैकेट्स में या कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाएगी, उसे क्या कहेंगे? हम लोग क्वांटीकृत राशि कहेंगे। और उस क्वांटीकृत राशि का सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा, उसे क्या बोला जाएगा? क्वांटम बोला जाएगा। इन सब के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी थी? मैक्स प्लांक ने। ठीक है, मैक्स प्लांक ने ऊर्जा का क्वांटीकरण प्रस्तुत किया था। मैक्स प्लांक ने ऊर्जा का क्वांटीकरण जो है वो प्रस्तुत किया था। ठीक है, फिर आवेश के क्वांटीकरण के बारे में मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने, किसने? मिलिकन ने 1912 में तेल बूंद प्रयोग के आधार पर आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बताया था। मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने अपने तेल बूंद प्रयोग के आधार पर, तेल बूंद प्रयोग के आधार पर आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बताया था। ठीक है, तो मिलिकन ने क्या बताया भी? आवेश जो है वो भी छोटे छोटे बंडल्स अथवा पैकेट्स में पाया जाता है, और ये बंडल्स अथवा पैकेट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आवेश के होते हैं। किसके होते हैं? इलेक्ट्रॉन आवेश के। यानी एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान कितना हो गया? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान कितना हो गया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कहने का मतलब यह है भी आवेश के सबसे छोटे टुकड़े का मान जो था वो कितना था? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम था। तो एक क्वांटम आवेश का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। एक क्वांटम आवेश का मान कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई भी आवेश जो है वो भी एक क्वांटीकृत राशि और छोटे छोटे बंडल्स अथवा पैकेट्स में पाई जाती है। ठीक है, तो अब किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होगा, किसी वस्तु पर कुल आवेश जो है वो क्या होना चाहिए? फिर अब पूरा बंडल एक पैकेट होगा, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन आवेश का क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणज होना चाहिए। यानी कुल आवेश Q जो है वो किसके बराबर होगा? N × E के बराबर होगा। N × E के। N क्या चीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। और E जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन आवेश है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन आवेश है। होगी बात क्लियर? तो यानी क्वांटीकरण क्या कहता है भी आवेश भी छोटे छोटे बंडल्स अथवा पैकेट्स में पाई जाती है। इसका मतलब आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि का क्वांटम मान यानी आवेश का क्वांटम मान जो है वो इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। और किसी वस्तु पर कुल आवेश जो है, किसी वस्तु पर कुल आवेश जो है इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो n जो है वो क्या बता रहे हैं? किसी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहे हैं। और E जो है वो क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन आवेश को, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को। Q जो है वो क्या बता रहा है? वस्तु पर है कुल आवेश कितना है, कुल चार्ज कितना है। होगी बात क्लियर? तो इस सिद्धांत के अपवाद जो है, अपवाद के बारे में सबसे पहले बताया था गैलेमान नामक वैज्ञानिक ने। किसने? गैलेमान नामक वैज्ञानिक ने। गैलेमान नामक वैज्ञानिक ने क्वार्क कणों के बारे में बताया था। किसके बारे में? क्वार्क कण। ठीक है, किसके बारे में बताया था? क्वार्क कणों के बारे में बताया था। क्वार्क कण जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? U, D, C, S, T, B। ये 6 प्रकार के अपने पास क्वार्क कण होते हैं। U, D, C, S, T, B। ठीक है, ये 6 प्रकार के क्या होते हैं? क्वार्क कण होते हैं।
और इन क्वार्क कणों पर आवेश जो है वो 2/3e या 1/3e ये होता है। यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज नहीं होता है। तो इस आधार पर ये क्वार्क कण जो है वो क्या है, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अपवाद हैं, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अपवाद हैं। होगी बात क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बी मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के आधार पर आवेश के क्वांटीकरण की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है। यानी अपना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित ही मिलिकन तेल बूंद प्रयोग और आवेशन। ठीक है, और फिर आवेशन कितने प्रोसेस से संभव है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।